And this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Sriganganagar. We are studying law of tort, and next question is, what is motive and what is act under the law of tort? You can say also what is the importance of act and motive under the law of tort. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आप ये पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ टॉर्ट में जो है एक्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, जो आप करते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और मोटिव जो आपकी जो सोच होती है, जो आप अपने मन में सोचते हैं, मोटिव जो होती है, जो आपकी इंटेंशन जो होती है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस जो है यहाँ पे होती है। तो देखिए अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट जो है आपका एक्ट जो है वो एक्शनेबल होता है एज़ पर आपने जो भी लॉ ऑफ टॉर्ट में समझा, जो भी आपने डेफिनेशंस देखी, तो आपने देखा वहाँ पे जो आपका एक्ट है वो एक्शनेबल है। इवन दो कि आपकी इंटेंशन क्या थी, आपका मोटिव क्या था, दैट इज़ इरेलीवेंट, उसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस वहाँ पे नहीं होती है। इट इज़ द, देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ें, इट इज़ द एक्ट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नॉट द मोटिव द एक्ट। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल सेट है यही बोलता है कि ये जो आपका काम है, जो आपका एक्ट है वो इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि आपका मोटिव क्या है उस एक्ट के लिए, वो इम्पॉर्टेंट होता है लॉ ऑफ टॉर्ट में। तो इसी को चीज़ को हम समझेंगे और इसके एक्सेप्शन भी यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। द एक्ट इज़ गिवन इंपॉर्टेंस अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट नॉट टू मोटिव। तो अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट एक्ट को इंपॉर्टेंस दी गई कि आपने जो काम किया है ना, जो आपसे काम हो गया है वो जो है एक्शनेबल होगा, उसके पीछे की इंटेंशन आपकी क्या थी वो जो है एक्शनेबल नहीं होगा। कई बार जो है आप गलती से भी कोई काम कर देते हैं, उसके पीछे की आपकी इंटेंशन उस काम को करने की नहीं होती है, इवन दो लॉ ऑफ टॉर्ट में जो है वो एक्शनेबल है। इट मीन्स आप कोर्ट में जाके डैमेज उससे ले सकते हैं। यही चीज़ आपने यहाँ पे पढ़नी है। If the legal rights of a person are violated, then it will be held actionable whatever the motive is। तो अगर आपके लीगल राइट की वायलेशन हुई है तो ये एक्शनेबल होगा। आपका मोटिव क्या था ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मोटिव इज़ नॉट important law of tort, although there is a good motive to do an act but it violates the legal right of a person, then it will be actionable under the law of tort। कई बार आपका जो किसी काम करने का जो इंटेंशन होती है वो गुड होती है, आपकी उसके पीछे वो काम करने की गलत इंटेंशन नहीं होती है, फिर भी लीगल अगर वहाँ पे लीगल राइट की वायलेशन होती है तो ये एक्शनेबल होगा। इट मीन्स कि आपको वहाँ पे डैमेज पे करना पड़ सकता है। ठीक है जी, कुछ एग्जाम्पल भी आगे होंगे जिससे आप बेटर जो है यहाँ पे समझाएंगे। जैसे कि आपके पास ही एग्जाम्पल है, A enter in the form of B without B's permission and enjoy swimming in the pool by there is no loss of to B। तो A जो है B के फॉर्म में एंटर करता है, B की परमिशन के बिना वहाँ पे जो स्विमिंग पूल बना है वहाँ पे स्विमिंग का एंजॉय वो कर लेता है, हालांकि B को इससे कोई लॉस नहीं हुआ। दिस एक्ट ऑफ ए इज़ एक्शनेबल अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट बिकॉज दिस एक्ट ऑफ ए इज़ वायलेशन द लीगल राइट ऑफ B, हियर द इंटेंशन ऑफ इज़ ए नॉट इम्पॉर्टेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई है कि कोई ए पर्सन है जो बी पर्सन के जो है प्रॉपर्टी में घुस जाता है उसकी परमिशन के बिना, वहाँ पे जो स्विमिंग पूल बना है उसमें जो है स्विमिंग को एंजॉय करता है, हालांकि बी को इससे कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ए के पास ये राइट है कि वो बी के अगेंस्ट वहाँ पे जो है एक्शन ला सकता है अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट। क्योंकि यहाँ पे ये बात देखने वाली है कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, ए के पास राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पे उसका राइट है और उसकी परमिशन के बिना उसकी प्रॉपर्टी में कोई भी नहीं एंट्री कर सकता है, हालांकि वो उसका ये राइट है। अगर बी पर्सन यहाँ पे उसकी परमिशन के बिना उसकी प्रॉपर्टी में एंट्री करता है तो ये यहाँ पे उसके लीगल राइट की वायलेशन मानी जाएगी, हालांकि उसकी इंटेंशन, बी पर्सन की इंटेंशन वहाँ पे किसी तरीके की चोरी करने की नहीं थी, किसी तरीके का कोई जो है और जो है इलीगल एक्टिविटी करने की नहीं थी, तो फिर भी उसके बावजूद भी जो उसका एक्ट है ना वो दूसरे पर्सन के राइट को वायलेट वहाँ पे कर रहा है, लीगल राइट की वायलेशन वहाँ पे कर रहा है, क्योंकि जस्ट उसने स्विमिंग वहाँ पे कर दी है, हालांकि उसका मोटिव ऐसा कुछ भी नहीं था, वहाँ पे कुछ चुराने का नहीं था और उस स्विमिंग से ए पर्सन को कोई लॉस भी नहीं हुआ, लेकिन स्टिल उसके लीगल राइट की वायलेशन हुई तो ये एक्शनेबल होगा अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट। हालांकि उसका मोटिव वहाँ पे कुछ भी रहा, हालांकि उसका मोटिव वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसको वहाँ पे जो है कॉम्पनसेशन वहाँ पे डैमेज पे करना पड़ेगा। देखिए मोटिव एंड इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट इन द क्रिमिनल लॉ। अब ये मोटिव जो होता है ना, ये जो इंटेंशन होती है क्रिमिनल लॉ में इंपॉर्टेंट होता है, ना कि सिविल लॉ में, लॉ ऑफ टॉर्ट में इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आपने जब लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ेंगे, क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे, आईपीसी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक कहावत आएगी जिसको आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि आपने लीगल राइट का भी पेपर, लीगल लैंग्वेज, लीगल राइटिंग का भी पेपर देना, वहाँ पर आपको ये मैक्सिम जो है बहुत ज़्यादा काम आएगा और वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है।
actus non facit riem nisi means sit rea. It is clear from the maxim that the intention, object, inspiration, aim and other mental elements are essential for the constitution of offense. तो आपकी इंटेंशन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्पिरेशन क्या है, एम क्या है, आपका मेंटल एलिमेंट क्या है, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ क्राइम में, जहाँ पे आप कोई ऑफेंस करते हैं तो जब ये प्रूव करना होता है ना कि उसने कोई ऑफेंस किया है या नहीं किया है, तो उसकी इंटेंशन को प्रूव करना पड़ता है। तो क्रिमिनल लॉ में जो है इंटेंशन की बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में उस पर्सन की उस क्रिमिनल इंटेंशन को प्रूव करना पड़ता है। लेकिन सिविल लॉ में, लॉ ऑफ टॉर्ट में जो है आपको किसी भी इंटेंशन को प्रूव नहीं करना होता है, आपको ये प्रूव करना होता है कि आपके लीगल राइट की वायलेशन हुई है, हालांकि वहाँ पे उसकी इंटेंशन कुछ भी रही हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर हम क्रिमिनल लॉ में जाएं तो वहाँ पे अगर मान लीजिए आप एक एटीएम को लूटना चाहते हैं, तो एटीएम लूटने की बात सबसे पहले आपके दिमाग में आएगी, आप एक प्लान बनाएंगे, तो इट मीन्स आपकी इंटेंशन ये काम करने की है। तो यहाँ पे फिर जब आप एटीएम लूटते हैं, पकड़े जाते हैं, तो उसके बाद जो है आपकी इंटेंशन को वहाँ पे प्रूव किया जाएगा कि आपने डेलिबरेटली जो है उस एटीएम को वहाँ से लूटने की कोशिश की, तो आपको वो उस ऑफेंस के अंडर जो है पनिश किया जाएगा। लेकिन सिविल लॉ में जो है इंटेंशन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, यही चीज़ बताने वाली यहाँ पे है। अब आपके पास यहाँ पे देखिए डिफरेंट केसेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसमें आपको ये पता, सिविल लॉ में आपको ये पता चल जाएगा, लॉ ऑफ टॉर्ट में बड़े सारे ऐसे केसेस जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जो कोर्ट है वो भी जो है पर्सन का एक्ट देखती है। लॉ ऑफ टॉर्ट में पर्सन का एक्ट देखती है, उस एक्ट को करने के पीछे उसका पर्पस क्या था उसको कोर्ट नहीं देखती है, उस इंटेंशन को, उस मोटिव को नहीं देखती है। चाहे आपका मोटिव गुड भी हो तब भी आपको डैमेज पे करना पड़ सकता है, और अगर आपका मोटिव बैड है तब तो आपको कंपनसेशन पे करना ही पड़ेगा। इट मीन्स कि मोटिव इंटेंशन हैज़ नो इम्पोर्टेंस इन लॉ ऑफ टॉर्ट। जैसे आपके पास मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन वर्सेस पिकल्स का केस है। देखिए, इन दिस केस द टर्म ऑफ डिफेंडेड विद द प्लेंटिफ वर नॉट गुड फॉर द सम रीज़न। तो देखिए यहाँ पे डिफेंडेड और प्लेंटिफ के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। द डिफेंडेड बाय मेकिंग एक्सकवेशन ऑन हिज लैंड इंटेंशनली इंटरसेप्टेड द अंडरग्राउंड वाटर दैट यूज टू फ्लो टू द रिजर्वायर ऑफ द प्लेंटिफ। तो यहाँ पे डिफेंडेड क्या करता है, प्लेंटिफ डिफेंडेड के रिलेशन अच्छे नहीं है। डिफेंडेड जो है अपनी ज़मीन पे जो है मिट्टी खुदवाता है और जानबूझ के वहाँ पे जो है अंडरग्राउंड वाटर जो है एक उसको इंटरसेप्ट कराता है, और जो कि पानी जो कि प्लेंटिफ के रिजर्वायर में जाता था, और पानी वहाँ पे रुक गया होगा। फिर द प्लेंटिफ इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट द डिफेंडेड फॉर द रेमेडी विच वाज रिजेक्टेड बाय द कोर्ट। तो जब प्लेंटिफ ने कोर्ट में सूट फाइल किया तो वहाँ पे उन्होंने जो है वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, कोर्ट ने जो है उसकी जो है कंप्लेंट को, उसके सूट को वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, और ये बोला क्योंकि वहाँ पे कोई भी प्लेंटिफ के लीगल राइट की वायलेशन नहीं हुई है। क्योंकि जितना राइट जो है एक प्लेंटिफ को, एक पर्सन को जो है अपनी ज़मीन में कुछ भी करने का राइट है, मिट्टी खुदवाने का राइट है, उसको जो है वहाँ पे एक्सकवेशन करने का राइट है, उतना ही राइट डिफेंडेड को भी तो है। वो भी अपनी ज़मीन पे चाहे कुछ भी करे, चाहे उसकी इंटेंशन कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी ज़मीन में कर रहा है और वो उसका लीगल राइट बनता है। तो प्लेंटिफ कोर्ट में नहीं जा सकता है और उसके अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकता। कोर्ट ने उसका जो है सूट वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द डिफेंडेड हैज़ अ राइट टू मेक एक्सकवेशन एट हिज ऑन लैंड ऑल्दो द सोल मोटिव ऑफ द डिफेंडेड इज डूइंग सो वाज टू कर्स द प्लेंटिफ। हालांकि डिफेंडेड के पास ये राइट है कि वो अपनी ज़मीन में एक्सकवेशन, मिट्टी को खोद सकता है, खड्डा खोद सकता है, कुछ भी। हालांकि उसका मोटिव जो वहाँ पे प्लेंटिफ को परेशान करना है, कोर्स करने का है, लेकिन फिर भी प्लेंटिफ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि डिफेंडेड के पास अपनी प्रॉपर्टी में कुछ भी करने का राइट है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट में आपका एक्ट क्या है ये इंपॉर्टेंट है, आपका मोटिव क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसका वहाँ पे मोटिव कुछ भी हो, लेकिन अगर उसका एक्ट जो है वो उसके लीगल राइट में आता है तो दूसरा पर्सन ये नहीं बोल सकता कि मेरे राइट की वायलेशन वहाँ पे हो रही है। सेकंड आपके पास केस ऑफ थॉर्न है। द डिफेंडेड एंड प्लेंटिफ वर एडजॉइनिंग ऑनर, वो प्रॉपर्टी के जो एक दूसरे के साथ उनके अपनी अपनी प्रॉपर्टी जो है लगती है। वाइल द डिफेंडेड वाज कटिंग द थॉर्न्स विच हैड ग्रोन ऑन द हिज बाउंड्री, सम ऑफ them fell upon the plaintiff's land and in order to recover them he entered in the plaintiff land। तो देखिए यहाँ पे डिफेंडेड क्या कर रहा है, अपने ज़मीन पे जो बड़ी सारी झाड़ियाँ, कांटों की झाड़ियाँ जो उगी हैं उनको वो काट रहा है, और उसमें से कुछ झाड़ियाँ जो है प्लेंटिफ की लैंड पे जाके गिर जाती हैं। अब वो उन झाड़ियों को उठाने के लिए, ताकि प्लेंटिफ को कोई परेशानी ना हो, वो प्लेंटिफ की लैंड में घुस जाता है।
इन एन एक्शन ऑफ ट्रेसपास बाय द प्लेंटिव। अब प्लेंटिव यहाँ पे क्योंकि उसकी ज़मीन पे उसने ट्रेसपासिंग की, उसकी परमिशन के बिना जो है डिफेंडेड प्लेंटिव की ज़मीन पे आ गया है। The court held that the motive are irrelevant and even a desire to recover his own property will not excuse the defendant from liability of unauthorized trespass upon the court। तो देखिए यहाँ पे कोर्ट भी जो है कितनी हार्श हो जाती है, क्योंकि उसको एज पर लॉ काम करना है, सेटल लॉ काम करना है। अब डिफेंडेंट जो था अपनी ज़मीन पे झाड़ियाँ काट रहा था, कांटों की कुछ झाड़ियाँ प्लेंटिव की ज़मीन पे जाके गिर जाती हैं। वो सोचता है कि प्लेंटिव को कोई नुकसान ना हो, वो उन झाड़ियों को उठाने के लिए प्लेंटिव की ज़मीन में ट्रेसपासिंग कर देता है, उसकी ज़मीन में घुस जाता है। अब प्लेंटिव को ये बुरा लगता है, वो उसके अगेंस्ट जो है एक सूट फाइल कर देता है सिविल कोर्ट में, और कोर्ट भी यही बोलती है कि हालांकि डिफेंडेंट की इंटेंशन यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी में कोई भी नुकसान पहुँचाने की नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई भी पर्सन जो है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में विदाउट हिज परमिशन ट्रेसपासिंग नहीं कर सकता, ये उसके लीगल राइट की वायलेशन है। तो यहाँ पे डिफेंडेड को यहाँ पे कॉम्पनसेशन पे करना होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ फिर से क्लियर हो जाती है कि आपका एक्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका मोटिव इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप ये बोल के, ये कोर्ट में बोल के बच नहीं सकते कि मैंने वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया, तो आपकी इंटेंशन को तो देखा ही नहीं जाएगा, आपने एक्ट जो है ना वो गलत कर दिया है, वो अगेंस्ट द लीगल राइट आप किसी पर्सन के चले गए हो। इसी तरीके से दस द लॉ इन जनरल आस्क मेयरली द डिफेंडेंट हैज़ डन नॉट वाई ही डन इट। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि डिफेंडेंट ने कुछ किया है, उसने वो ऐसा क्यों किया, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट वहाँ पे नहीं हो जाता है। विल्सन वर्सेस डाउनटन का केस है, इस केस में भी यही है। डिफेंडेंट मिस इन्फॉर्म द अपीलेंट दैट हर हस्बैंड वाज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट एंड एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो हाँ, यहाँ डिफेंडेंट क्या करता है, अपीलेंट को, प्लेंटिफ को या अपीलेंट को, जिसने वो जो कोर्ट में किया है, जिसने कोर्ट में अपील की है, उसको क्या बोलेंगे, अपीलेंट बोलेंगे। डिफेंडेंट जो है जिसके अगेंस्ट कोर्ट में केस लगा है वो डिफेंडेंट यहाँ पे होगा, प्लेंटिफ डिफेंडेंट, आई होप आपको पता होंगे। तो यहाँ पे डिफेंडेंट जो है एक मिस इन्फॉर्मेशन जो है अपीलेंट को दे देता है जो उसके अगेंस्ट कोर्ट में गया है, दैट उसका जो हस्बैंड है, अपीलेंट जो है एक वाइफ हो सकती है, होगी, हस्बैंड जो है उसका इंजर्ड हो गया है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। ये इन्फॉर्मेशन सुनते ही मेंटल डिस्टर्बेंस उस अपीलेंट को हो जाती है और वो बीमार वहाँ पे हो जाती है। एंड हर हेयर चेंज कलर टू वाइट, और उसके बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सारी कहानी होती है। द अपीलेंट फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट। अब अपीलेंट जो है डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करता है क्योंकि इसने एक मिस इन्फॉर्मेशन जो है अपीलेंट की जो है वाइफ को वहाँ पे अपीलेंट की जो है को दे दी उसके हस्बैंड के बारे में। देखिए उसका हस्बैंड जो बीमार हो गया, उसको हॉस्पिटल एडमिट कर दिया। अब जो अपीलेंट जो था वहाँ पे उसको मेंटल शॉक लगा, उसके सारे बाल भी हेयर हो गए, वो काफ़ी टाइम तक बीमार भी रही। अब उसने उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल किया। द डिफेंडेंट आर्ग्यूड दैट ही ओनली मेड मिसचीव, हिज मोटिव वाज नॉट टू डैमेज। अब डिफेंडेंट ने यहाँ पे जो है एक आर्ग्यू जो है कोर्ट में दिया, उसने अपने आप को एक्सक्यूज़ करने की कोशिश की कि मेरा जहाँ पे मोटिव उसको कोई मेंटल हरासमेंट करने का नहीं था, उसको मेंटली जो है परेशान करने का नहीं था, फिज़िकली परेशान करने का नहीं था, मैं तो सिर्फ एक मिसचीव मतलब एक मजाक वहाँ पे, शरारत वहाँ पे कर रहा था। लेकिन कोर्ट ने उसकी बात को नहीं माना। आपने चाहे ये जानबूझ के किया, चाहे वो आपसे गलती से हो गया, लेकिन आपने दूसरे पर्सन के लीगल राइट की वायलेशन जो है वहाँ पे कर दिया। आप किसी को भी इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं, उसके ये लीगल राइट की वायलेशन है, राइट टू लाइफ के अगेंस्ट ये है। तो यहाँ पे प्लेंटिव को यहाँ पे डिफेंडेंट को यहाँ पे प्लेंटिव को हर्जाना भरना पड़ा, डैमेज देना पड़ा। इसी तरीके से ग्वेले वर्सेस स्वान का केस है। इन दिस केस द डिफेंडेंट वेंट अप इन द बैलून बट ड्यू टू रीजन बियॉन्ड हिज कंट्रोल ही डिसेंडेड इन द प्लेंटिव गार्डन। तो यहाँ पे डिफेंडेंट जो है गुब्बारे में चढ़ा, गुब्बारा एकदम से ऊपर उठा और अब गुब्बारे में से जो है हवा में ऊपर उठ गया, काफ़ी ऊपर वो चला गया आसमान में, और अब उस कंडीशन जो है उसके कंट्रोल में नहीं रही थी और वो प्लेंटिव के गार्डन में जाके फिर वो गिरा। टू सी द डिफेंडेड क्राउड वाज कलेक्टेड इन द गार्डन बाय विच द प्लेंटिव गार्डन वाज डैमेज। अब डिफेंडेड क्योंकि हवा में बहुत ऊंचा जा चुका था तो बड़ा सारा क्राउड वहाँ पे इकट्ठा हो गया, लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने जो है प्लेंटिव की ज़मीन में जो है जो वहाँ पे गार्डन था उसको सारा डैमेज वहाँ पे कर दिया। द प्लेंटिव इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट द डिफेंडेड फॉर। अब जो है प्लेंटिव ने यहाँ पे जो उस गार्डन का मालिक जो था उसने जो है डिफेंडेड के अगेंस्ट जो कि बैलून में ऊपर चला गया था उसके अगेंस्ट सूट फाइल किया कि इसकी वजह से मेरा जो है सारा गार्डन जो है ख़राब हो गया। डिफेंडेंट ने यहाँ पे आर्ग्यू दिया कि उसकी इंटेंशन कुछ भी ऐसा करने की थी, वाज नो इंटेंशन टू हार्म कॉज डैमेज टू द
प्लेंटिव को कोई डैमेज कॉज करने की कोई भी डिफेंडेंट की इंटेंशन नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने प्लेंटिव के फेवर में यहाँ पे डिसीजन दिया। उन्होंने यही बोला कि चाहे आप एक कोइंसिडेंट था, कंडीशन आपके कंट्रोल के बाहर थी, लेकिन आपका एक्ट था ऐसा था जिससे दूसरे पर्सन के लीगल राइट की वायलेशन वहाँ पे हुई है। आप किसी भी तरीके से उसकी परमिशन के बिना उसके गार्डन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, उसकी ज़मीन में ट्रेसपास नहीं कर सकते हैं, चाहे आप चल के आए, चाहे आप ऊपर से आएँ। और ऐसे केसेस में भी कोर्ट ने यही डिसीजन जो है यहाँ पे दिए हैं। तो एक बात क्लियर है, यहाँ पे जो आपका एक्ट है ना, अगर आपका एक्ट रॉन्ग है तो आप उसको जो है अपने मोटिव से जो है क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं, उसका एक्सक्यूज़ आप नहीं ले सकते हैं, आपको वहाँ पे कॉम्पनसेशन पे करना ही होगा। इसी तरीके से साउथ वेल्स माइंस फेडरेशन वर्सेस ग्लूमोग्रन कोल कंपनी का केस है। द एप्लेंट वाज द ऑनर ऑफ द कोल माइन एंड द डिफेंडेड वाज यूनियन ऑफ लेबरर्स। तो यहाँ पे क्या है कि डिफेंडेड जो है लेबर हो उसकी यूनियन का जो है यहाँ पे मेंबर है, और जो ऑनर जो है वो कोल माइन जो है कोल माइन का ऑनर जो है, अपीलेंट जो है कोल माइन का ऑनर है, और डिफेंडेड जो है जो लेबर होती है और वहाँ की जो उनकी यूनियन होती है उसका जो है हेड है। द डिफेंडेड यूनियन प्रमोटेड द लेबर टू डिफेंड द राइट टू लिव। अब डिफेंडेड जो है जितने भी लेबर है वहाँ पे उनको ये प्रमोट करता है, उनको बोलता है कि आप जो है इकट्ठे होइए, आपके पास राइट टू लिव है, छुट्टियाँ देने का राइट है। इट मीन्स कि उन्होंने स्ट्राइक जो है, हड़ताल जो है यहाँ पे अपीलेंट के अगेंस्ट यहाँ पे कर दी। द अपीलेंट कंसिडर्ड इट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द अपीलेंट हिज लेबरर। अब अपीलेंट ने जो है इसको जो है लेबरर और जो है अपीलेंट के बीच जो है एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना, क्योंकि जब भी आप किसी भी फैक्ट्री या कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो आपका अपने मालिक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में वो आपको काम देगा, आपको इतने घंटे काम करना, उसके बदले में आपको सैलरी मिलेगी, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अगर इनमें से कोई भी अब इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है, मान लीजिए कि ऑनर जो है उसको काम प्रोवाइड नहीं कर पाता है, या फिर लेबर जो है वो अपना काम अच्छे से नहीं करती है या काम करना बंद कर देती है, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और पार्टीज़ को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा जो कि वहाँ पे गलत करेगा। तो यहाँ पे भी यही हुआ, अपीलेंट को लगा, ऑनर को लगा कि उन्होंने जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे किया है काम बंद करके, तो उन्होंने डिफेंडेड के अगेंस्ट यहाँ पे केस लगा दिया जो कि यूनियन का जो है हेड था, क्योंकि उसकी वजह से वो सारा काम बंद हुआ था और उससे कॉम्पनसेशन यहाँ पे मांगा। तो कोर्ट ने भी जो है वहाँ पे उसको कॉम्पनसेशन पे किया वहाँ के, क्योंकि उसकी वजह से सारी लेबर जो है काम करना बंद हो गई थी और लेबर ने जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे किया था। ये कोर्ट का डिसीजन था, 1950 का केस है ये। अब इसके बाद कुछ बड़े सारे डिफेंसेस इसके आ जाते हैं। तो डिफेंस जो आगे आप पढ़ेंगे, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन इसका एक डिफेंस है, मींस इसका एक एक्सेप्शन आ जाता है, यहाँ पे इंटेंशन को इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसी तरीके से डिफामेशन में भी इंटेंशन को इम्पोर्टेंस दी जाती है, कंस्पिरेसी में भी इंटेंशन को इम्पोर्टेंस दी जाती है, न्यूसेंस में भी जो है इंटेंशन को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो देखिए बड़ी सारी चीज़ें आपने देखी, जहाँ पे एक्ट इंपॉर्टेंट होता है उसका मोटिव, इसकी इंटेंशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है। लेकिन ये कुछ ऐसे एक्ट है जहाँ पे इवन लॉ ऑफ टॉर्ट में, सिविल लॉ में भी, ये सारे सिविल लॉ के मामले हैं, यहाँ पे भी इंटेंशन इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो इसके एक्सेप्शन कंसिडर किए जाएंगे और ये सारे जो है आने वाले क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।